वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। हम लोग कवर कर रहे थे एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट के बारे में मैंने उसकी डेफिनेशन और टाइप्स बताए थे। आज फीचर्स एनवायरनमेंट के देखेंगे और कंपोनेंट्स देखेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने इंग्लिश में जो ये पीडीएफ ली हुई है और हिंदी में समझाने की कोशिश की थी, आज भी वैसे ही करूँगी। जिनको भी हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, मैं इसको हिंदी में भी करा दूँगी, तो हिंदी में भी एक बार कवर हो जाएगा। अगर आप न्यू है चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे क्लास आती है, रात को 9 बजे मॉक टेस्ट चल रहे हैं। दोनों क्लासेस बहुत महत्वपूर्ण हैं, साथ में करते रहिए। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स अगर आप टारगेट कर रहे हैं या अदर एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं जहाँ पे जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं या करंट अफेयर्स, तो दोनों क्लासेस बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ही कम समय में आप डेली एक टॉपिक प्रिपेयर करते हो, तो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ है ये, और 50 वो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे जहाँ से आपको प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और इसी कमी को पूरा करने के लिए जो क्वेश्चंस आपके रह जाएं वो रात को 9 बजे प्रैक्टिस के साथ कवर हो जा रहे हैं। लाइक 500 करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही है, साथ में मैं जीएस के फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी कराऊंगी। जैसे कि पिछली बार यूपी पीसीएस एग्जाम में मैंने आपको 20-25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट कराए थे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, और वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आपको पहले से क्लासेस करती रहनी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना है, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप लोग चाह रहे हैं ऐसी क्लासेस और कंटिन्यू रहें। ठीक है, तो न्यू है चैनल पर तो मैंने बता दी क्लासेस की टाइमिंग। इसके अलावा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो अभी कोर्सेज चल रहे हैं यूपी पीसीएस को टारगेट करते हुए। आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। समय रहते प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम आने पर क्या होता है ना कि जैसे जैसे एग्ज़ाम बढ़ता है पढ़ने की एफिशिएंसी तो बढ़ती है, लेकिन स्ट्रेस भी उतना ज़्यादा बढ़ता है और उसकी वजह से चीज़ें भूलने लगती हैं। तो अब तो कम समय है और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, जिन भी सब्जेक्ट की कर सकते हैं। खासकर जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं पीवाईक्यू से, उन पे ज़्यादा फोकस कीजिए। जैसे एनवायरनमेंट है, साइंस है, इनके क्वेश्चन आप कम समय में तैयारी करके कर सकते हैं, इनको तैयार कर लीजिए। मिसलिनियस के कुछ टॉपिक हैं जैसे कि एग्रीकल्चर डेटा है, मिनरल डेटा है, ये सब आपने पढ़ रखा है जब आपका एग्ज़ाम था आरओ का। ठीक है, आईएसएफआर रिपोर्ट हो गई, यूपीएसएफआर रिपोर्ट हो गई, उनको आपको रिवाइज ही करना है, तो करते रहिए। इनसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, वो टॉपिक भी ध्यान में रखिए, दिमाग में रखिए जो छूट रहे हैं। ठीक है, बाकी मैं अलग से वीडियो में समझा दूंगी, पहले क्लास करते हैं, फिर आपको अगर कोई डाउट है कुछ भी है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। तो हमने इन्वायरमेंट के बारे में समझ लिया था। इन्वायरमेंट क्या है, हमारे चारों ओर जो भी सजीव निर्जीव जो भी चीज़ें जो हमें घेरे हुए हैं वो हमारा पर्यावरण या फिर इन्वायरमेंट है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई थी। हमने एबायोटिक बायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं उनको देखा था, या जो इन्वायरमेंट है बायोटिक या फिजिकल और एबायोटिक वाले का। तो एबायोटिक और फिजिकल हमने देख लिया था, साथ में बायोटिक इन्वायरमेंट देख लिया था और कल्चरल इन्वायरमेंट, 3 तरह के इन्वायरमेंट भी देखे थे। आज बात करेंगे फीचर्स ऑफ द इन्वायरमेंट। तो पर्यावरण की विशेषताएं क्या होती हैं, सबसे पहले तो डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। द एनवायरमेंट refers to the combination of biotic and abiotic components. It is a system where various elements are interconnected and influence each other. तो आपको पता है पर्यावरण क्या है, यहाँ पर जैविक और अजैविक दोनों घटक होते हैं, दोनों तत्व मिल करके क्या बनाते हैं, एक एनवायरमेंट बनाते हैं। ठीक है, ये इन्वायरमेंट ऐसा एक सिस्टम होता है जिसमें सारे, चाहे वो एबायोटिक कंपोनेंट्स हो या बायोटिक कंपोनेंट्स हो, सब आपस में इंटरैक्ट करते हैं, है ना, और एक दूसरे पर इफेक्ट डालते हैं। जैसे कि सनलाइट है, ठीक है, वाटर है, और ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, ये पता है ना। चलिए अब इसके की एलिमेंट्स क्या हैं। तो the main elements of the environment includes biodiversity, natural habitats and energy. These components play a crucial role in maintaining the balance and functioning of the environment. तो पर्यावरण के सबसे इम्पॉर्टेंट अगर तत्वों की बात की जाए तो सबसे पहला बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता जो है, और जो नेचुरल हैबिटेट है, रहने का प्राकृतिक जो वास है, एनर्जी है, ये सब इसी में आ जाते हैं, इसके की एलिमेंट्स हैं। और ये क्या करते हैं, ये एक बैलेंस मेंटेन करते हैं एक इन्वायरमेंट में। ठीक है, और ये क्लोज्ड सिस्टम है, बंद तंत्र है। The environment functions as a closed system. Its natural regulatory mechanism known as homeostatic mechanism helps maintain stability and
बैलेंस इन द इकोसिस्टम। हमारी बॉडी में जैसे होम्योस्टैटिक प्रोसेस होती है, हमारी बॉडी खुद को क्या करती है, बैलेंस कर लेती है, ठीक है। जो भी इन्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग आप खुद को अडॉप्ट कर लेते हैं, जो होम्योस्टैटिक प्रोसेस है, इसी तरह इन्वायरमेंट भी होता है। तो इन्वायरमेंट एक तो क्लोज सिस्टम है, बंद सिस्टम है, और वो खुद से नियंत्रित होता है। कोई ह्यूमन नहीं इसको रेगुलेट कर रहा है, नेचुरली रेगुलेट होता है। तो नेचुरली रेगुलेट हो रहा है, इसमें एक मैकेनिज्म है जो खुद से रेगुलेट होती है, उसको होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म बोलते हैं, और इससे इसकी स्टेबिलिटी बनी रहती है, संतुलन बना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है वेरिएबिलिटी। क्लोज्ड सिस्टम है, ठीक है, आपने देखा, लेकिन वेरिएबल है। द एनवायरनमेंट अंडरगोज कॉन्टिन्यूअस चेंजेस ओवर टाइम। दीज चेंजेस कैन अकर ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस, क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। अब क्या होगा कि पर्यावरण टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। जो कुछ सालों पहले, कई सालों पहले जैसा एनवायरनमेंट था, आज नहीं है, ठीक है। हर जगह पर नई नए एनवायरनमेंट बनते रहते हैं, परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि क्लाइमेट चेंज होता है, उसकी वजह से नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज से भी इन्वायरमेंट चेंज होता है। फंक्शनल रिलेशनशिप की बात करें, द इन्वायरमेंट इज बेस्ड ऑन द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। द रिलेशनशिप रिफ्लेक्ट्स द कॉम्प्लेक्सिटी बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एंड देयर हैबिटेट। तो क्या होता है, दोनों आपस में कनेक्टेड है, मैंने बताया, एक दूसरे पर निर्भर भी करते हैं, है ना। जो भी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट ह्यूमन क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट्स पे निर्भर है ना। बायोटिक कंपोनेंट सारे एनिमल्स क्या होते हैं, तो बायोटिक कंपोनेंट जो है वो रिलेट करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट से, दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो फंक्शनल या क्रियात्मक रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। नेक्स्ट है एनर्जी फ्लो। तो एनर्जी का फ्लो होता है फंक्शनली, द फंक्शनैलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट डिपेंड्स ऑन एनर्जी फ्लो। एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ड्यूरिंग द इकोलॉजिकल सिस्टम। तो इकोलॉजिकल सिस्टम में इकोलॉजी आपको बताऊंगी, इकोलॉजिकल सिस्टम ही बताऊंगी। उसमें क्या होता है कि एक एनर्जी, मतलब एक इन्वायरमेंट में आप देखेंगे, किसी भी इन्वायरमेंट में बात करेंगे तो कोई बायोटिक कंपोनेंट है या एबायोटिक कंपोनेंट है, एक दूसरे में क्या होती है, एनर्जी का, ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है, ठीक है। ऊर्जा प्रवाह का नियम भी पूछा जाता है आपसे, लिपमैन ने दिया था 10% एनर्जी ट्रांसफर वाला, वो भी हम लोग बात करेंगे। और अगला जो फीचर है वो है इकोलॉजिकल बैलेंस। द एनवायरनमेंट प्रोड्यूसेस बायोलॉजिकल रिसोर्सेज मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। होम्योस्टैसिस आपने भी देखा था, इट इन्वॉल्व्स बोथ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। तो इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है, पारिस्थितिक संतुलन बोलते हैं इसे। किसी भी इन्वायरमेंट में पर्यावरण अपने जैविक पदार्थों का उत्पादन भी करता है, प्रोडक्शन करता है, जिससे मतलब ये होता है कि होम्योस्टैटिक एक प्रोसेस बनी रहती है जो बोथ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में होता है। कल वाली क्लास में हमने देखा था एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, जिसमें लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के बारे में मैंने बताया था। उसी को थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं। लिथोस्फीयर अकाउंट्स फॉर 29% ऑफ द इंटायर सरफेस, द रिमेनिंग 71% इज वाटर। इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सियाल, सीमा, नीफे। तो देखिए क्या है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है, जो हमारा अर्थ है, ठीक है, उसका 29% भाग है, बाकी का जो 71% है वो टोटल वाटर है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सियाल, जिसमें सिलिका और एल्यूमिनियम का पोर्शन है। सीमा का मतलब है सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और निकल और फेरस को नीफे बोलते हैं, अर्थात निकल और आयरन का कॉम्पोजिशन। आपने जब अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तब ये देखा होगा कि जो अपर लेयर होती है उसमें सियाल की मात्रा ज़्यादा होती है, फिर सीमा की, फिर तो ये कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। इसी तरह इसको सियाल, सीमा और नीफे में डिवाइड किया गया है लिथोस्फीयर को। नेक्स्ट है हाइड्रोस्फीयर। तो बचा हुआ जो 71% है वो क्या है, वो हाइड्रोस्फीयर है, वहाँ पर वाटर है, बाकी का 20। अब इसमें भी क्या है, अर्थ सरफेस का जो 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद द वाटर एंड 29% इज कवर्ड विद लैंड। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। द एरिया ऑन अर्थ सरफेस इज अप्रॉक्सीमेटली 51 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर, इन विच वाटर इज स्प्रेड ओवर 36 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। तो अगर पूरे एरिया की बात की जाए अर्थ सरफेस के, तो उस पर 36 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर में वाटर है, और बाकी 51 किलोमीटर में 51 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है, उसमें से 36 में क्या है, वाटर है, ठीक है, बाकी क्या है, लैंड एरिया है। एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था। देयर इज हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर थिक कवर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ विच इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की लेयर्स आप लोग पढ़ चुके हैं। ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, द सर्कल ऑफ एयर होल्ड्स द अर्थ एंड इट्स हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज जनरली कंसिडर्ड टू बी 800 किलोमीटर, बट आफ्टर डिस्कवरी द हाइट हैज बीन एस्टिमेटेड 1300 किलोमीटर। तो पहले कहा गया था कि जो
एटमॉस्फेयर है वो लगभग 800 किलोमीटर तक फैला हुआ है, लेकिन जो हमारा एटमॉस्फेयर है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ये कहाँ तक फैला हुआ है, 1300 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट की, तो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स और ऑर्गेनिक एलिमेंट्स 2 पार्ट्स में इसको भी हम डिवाइड करते हैं। Among the organic elements, climate, land, water, soil, mineral and rocks and geographical location are important. Plants and animals are prominent among biological elements. तो जब biological element या फिर जो बोलते हैं अजैव और जैव तत्व हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, तो जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट है उसमें क्लाइमेट हो जाएगा, लैंड, वाटर, सॉइल आ जाएगा, लेकिन जब बायोटिक की बात करेंगे बायोलॉजिकल एलिमेंट की तो प्लांट और एनिमल्स आ जाएंगे। इन ऑर्गेनिक एलिमेंट ग्रुप में देखेंगे तो क्लाइमेट रीजन में क्या क्या आएगा, सनलाइट, एनर्जी, टेम्परेचर, विंड, रेन, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक गैसेस, ठीक है, ये सारी इसमें आ जाएंगी। टोपोग्राफिक फैक्टर में क्या आएगा, रिलीफ, स्लोप, माउंटेन, डायरेक्शन, तो टोपोग्राफी चेंज होती रहती है हर जगह पे, हर लोकेशन में, कहीं पर रिलीफ है, कहीं पे स्लोप है, कहीं पे माउंटेन्स हैं, ठीक है, ये सारे किस में आ जाएंगे, टोपोग्राफिक फैक्टर्स में। वाटर सोर्सेज आपके पास कौन कौन से हैं जो कि इनऑर्गेनिक एलिमेंट ग्रुप में आते हैं, ओशन, लेक्स, रिवर्स, अंडरग्राउंड वाटर, ये सारे। सॉइल में सॉइल फॉर्म, सॉइल वाटर, सॉइल एयर एक्सेट्रा आ जाएगा। मिनरल एंड रॉक्स में मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं। एनर्जी मिनरल्स और रॉक्स हो जाएंगे। ज्योग्राफिकल लोकेशन में कोस्टल, सेंट्रल माउंटेन्स, ये सारे किस में आ जाएंगे, तो ये हमारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट हैं। ऑर्गेनिक या बायोलॉजिकल एलिमेंट की बात करेंगे तो इट इंक्लूड प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिकल एंड एबायोटिक एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट आर इंटर रिलेटेड। क्या होता है, जो बायोलॉजिकल या जिनको बोलते हैं जैव, ठीक है, जैविक एलिमेंट जो हैं वो क्या होता है, वो किसी ना किसी तरह एबायोटिक एलिमेंट से इंटर रिलेटेड रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। मीनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ वन मीन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द अदर। अगर ह्यूमंस हैं तो ह्यूमंस से भी कुछ चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, कुछ एनिमल्स या कुछ एबायोटिक कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिनकी वजह से क्या होता है, बायोटिक कंपोनेंट सर्वाइव कर पाते हैं, तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स, क्योंकि बिना सन के हमारी लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी, इसलिए दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। एज एग्जाम्पल देकर के आपको समझाया गया। दैट इज विदाउट द सन देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स। इफ देयर इज एन एवरेज इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द सन बोथ बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स विल बी अफेक्टेड। तो अगर टेम्परेचर बहुत डिक्रीज कर दिया जाए तो भी और बहुत इंक्रीज हो जाए तो भी अफेक्ट करेगा दोनों कंपोनेंट को, चाहे बायोलॉजिकल हो या एबायोटिक हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे आज कंप्लीट कर लिया है। हिंदी वाले परेशान नहीं होंगे, मैंने समझाया है हिंदी में, लेकिन हिंदी में भी करा दूंगी, ठीक है। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। पेड कोर्स के लिए मैंने बताया अभी समय रहते आप प्रैक्टिस बेहतर ढंग से करते रहिए और अपने जो कट ऑफ के लिए जितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है वो टेस्ट सीरीज से ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज आप पापा वीडियोज़ जो अभी आ रहे हैं लिस्टिंग्स के और अदर कंपाइलेशन के वो साथ में करते रहिए, ठीक है, हर सब्जेक्ट के, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मैं मिलती हूँ ऐसे ही टॉपिक के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।